हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आपको आज ये क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आ गए हैं आपके कुछ हेल्प करने के लिए, ताकि आप लोगों की जो इतना कम समय बचा है उसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सके आपकी और आप अपना एग्ज़ाम क्रॉस कर पाएँ। महिलाओं के लिए यह एग्ज़ाम बनाया गया है, तो उनको ये जॉब लेना बहुत ही ज़रूरी है और वो एक जॉब के लिए एक जॉब अपनी वैकेंसी में एक सीट अपने लिए क्रिएट कर पाएँ। तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी। तो चैनल में आप जुड़ जाइए, स्मिता द स्माइल, और मैं आपकी स्मिता आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियोस लेकर आऊँगी। तो आप नए हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी यह वीडियो शेयर करिएगा, तो वो भी हेल्प ले सकें इससे। हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से लेकर आ गई हूँ कुछ नए क्वेश्चंस आपकी तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए। आपके पास वैसे भी समय बहुत ही कम बचा है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है। जितना भी समय बचा है उतना आपको अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज कर लेना है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था। ये टाइम आपके लिए नहीं था। आपको एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने थे आपके आज से, 28 से। बाकी आपको एक हफ्ते का टाइम एक्स्ट्रा मिल गया है, तो आपको उसमें और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। बस प्रैक्टिस का ही टाइम बचा है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब आपको जब जिस दिन एग्ज़ाम आपका होगा उस दिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले बहुत अच्छे तरीके से सोकर ही जाना है। आपको नींद पूरी कर लेनी है, उसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाना है। ऐसा नहीं है आपको कि आप पढ़ते रहें, उस दिन भी इतना पढ़ाई करें कि आप एग्ज़ाम देने लायक ही ना रह जाएँ। आपका कहीं सिर दर्द हो, कहीं फ़ीवर आ जाए आपको, या फिर आपकी आंखें दर्द हों, आंखें खोल ही ना पाएँ, जलन हो आंखों में, तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी वो आपको ही झेलनी पड़ेंगी और आपका एग्ज़ाम पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो आपको एक दिन पहले बहुत अच्छे तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से नींद ले लेनी है और फ्रेश माइंड से ही एग्ज़ाम देने जाना है। और ये स्पेशली महिलाओं के लिए है। तो जो हमारी महिलाएं या फिर लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं या लेडीज़ हैं, जो भी हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि उनको ये स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई है कि इसमें महिलाएं ही एग्ज़ाम देंगी। तो आपको अपनी एक जगह ज़रूर बनानी है, क्योंकि आपको सेल्फ डिपेंड होना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा तो यही मानना है कि आपको खुद पर आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। तो आप अपने लिए जो भी मौका मिले उसको वेस्ट मत जाने दीजिएगा। आप उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए और आप अपने लिए गवर्नमेंट जॉब लेकर ही रहिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा बात नहीं करते हैं और क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, आ अप्रशिक्षित ने सॉरी हाँ, अप्रशिक्षित लिखना था, उसमें गड़बड़ लिख अप्रशिक्षित लिखा है। ये अप्रशिक्षित नेतृत्वकर्ता को क्या कहा जाता है। पूछा जा रहा है कि जो नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं, जिनको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, तो उनको क्या कहा जाता है। शीर्ष नेतृत्वकर्ता, पेशेवर नेतृत्वकर्ता, स्वैच्छिक नेतृत्वकर्ता, या फिर कोई नहीं। विदाउट प्रशिक्षण, जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व कर्ता बना दिया जाता है। जैसे कि कोई शादी पार्टी में किसी एक को लीडर बना दिया जाता है और उसे कोई ट्रेनिंग तो नहीं दी जाती, बाकी कोई एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जिसे नेता बना दिया जाता है, या फिर वो खुद से ही नेतृत्वकर्ता बन जाता है कि उसे खुद ही लगता है कि मुझे ये चीज़ हैंडल कर लेनी चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। और वो खुद से ही अपना बन जाते हैं कि कोई सामान को है कि इधर रखना है, कोई इधर से उधर ना जाए, कोई सामान फैला ना दे, या फिर कोई प्रोग्राम को ख़राब ना कर दे। इस तरीके से वो खुद ही नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं, नेतृत्व करने लग जाते हैं। तो उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो इस तरीके के लीडर को पूछा गया है कि क्या कहते हैं, तो इसको कहेंगे ऑप्शन सी, स्वैच्छिक नेतृत्वकर्ता, यानी वो स्वेच्छा से ही बन जाते हैं, कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है उनको।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो अप्रशिक्षित नेतृत्वकर्ता होते हैं उनको स्वैच्छिक नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्स के स्थान पर अब किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे कि कोई मैसेज या कोई लेटर भेजने के लिए जब पहले फैक्स मशीन का यूज़ करते थे, पर अब उसके स्थान पर कोई और चीज़ का यूज़ होने लगा है, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि अब फैक्स के स्थान पर किस चीज़ का यूज़ होने लगा है, मैसेज या कोई भी लेटर भेजने के लिए। तो मॉडेम का यूज़ करने लगे हैं, या फिर ईमेल का, या फिर मोबाइल मैसेज का, या फिर वीडियो कॉल का। तो बताना है कि फैक्स के स्थान पर अब किस चीज़ का यूज़ करते हैं। पहले मैसेज या फिर लेटर भेजने के लिए या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए फैक्स किया जाता था, तो अब उसके स्थान पर ईमेल का यूज़ किया जाने लगा है। जो ईमेल है उसका इस्तेमाल किया जाने लगा है फैक्स के स्थान पर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्वकर्ता कर्मचारियों को निर्णय लेने में कैसे मदद करता है? जो नेतृत्वकर्ता होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो ही समूह के मुखिया होते हैं, क्योंकि वह लीडर बनाए जाते हैं और कोई ऐसे लायक व्यक्ति ही है जो लीडर बनाया जाता है जो पूरे समूह का मैनेजमेंट सही तरीके से कर सके। तो पूछा जा रहा है कि जो लीडर है वो कर्मचारियों को निर्णय लेने में कैसे मदद कर सकता है, यानी जो कर्मचारी निर्णय लेते हैं उनमें कैसे मदद कर सकता है। निरंकुश नेता बन के, निरंकुश तो नेगेटिव बन जाएगा, एकदम रूड जो लीडर होगा वो कर्मचारियों को कैसे निर्णय लेने में मदद करेगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, वो कर ही नहीं सकता है। वो तो निरंकुश रहता है, उसे सब अपना अपना दिखता है, वो अपना ही करेगा और कर्मचारियों को आगे बढ़ने के लिए नहीं कहेगा, ना ही निर्णय लेने के लिए कहेगा। प्रजातांत्रिक नेतृत्व, प्रजातांत्रिक में वो आ जाएंगे जो कि जिसका नेतृत्व जो सभी लोग कर सकते हैं, जो सभी लोगों के द्वारा चुनकर बनाए जाते हैं। और यहाँ पर कर्मचारियों की बात की जा रही है, तो उसके लिए बनाया जाएगा हस्तक्षेपी नेतृत्व, यानी जो हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो लीडर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तो कर्मचारी के निर्णय लेने में सहायता होगी, वो आसानी से अपना निर्णय ले सकेगा। अगर कोई हस्तक्षेप करता है, कोई लीडर हस्तक्षेप करता है, तो कर्मचारियों को निर्णय लेने में प्रॉब्लम जाएगी। उसको हस्तक्षेप करने से, लीडर के हस्तक्षेप करने से ऐसा लगेगा कि मेरा डिसीजन नहीं है, ये इसी का डिसीजन हो जाएगा, वो कोई ना कोई टांग अड़ाएगा बीच में। तो हस्तक्षेपी जो नेतृत्व करता होते हैं वह कर्मचारियों को निर्णय लेने में हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हस्तक्षेपी नेतृत्वकर्ता जो किसी भी कार्य में अपने बीच में टांग ना अड़ाएं। हाँ, गलत हो तो उसमें ज़रूर बोल सकते हैं, पर ज़बरदस्ती टांग ना अड़ाएं इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संदेश को प्रेषक प्राप्तकर्ता तक समझने योग्य रूप में प्रेषित करना क्या कहलाता है? कोई जो मैसेज है वो प्रेषक है, मैसेज को प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक जैसे जो समझने योग्य रूप में प्रेषित करता है वह क्या कहलाता है? यानी जब भेजने वाला जिसको भेजता है उसको समझ में आ जाए, तो उस तरीके के मैसेज को क्या कहेंगे? प्रतिपुष्टि कहेंगे, सहानुभूति कहेंगे, संप्रेषण कहेंगे, या धारणा कहेंगे? तो इसको कहेंगे संप्रेषण, इसको सही तरीके का संप्रेषण कहेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्योंकि जब भेजने वाले द्वारा जो संदेश भेजा जा रहा है प्राप्तकर्ता द्वारा उसी योग्य समझ लेता है, तो उसे सही तरीके का संप्रेषण कहा जाता है। जैसे कि कोई मजाक की बात की गई, किसी व्यक्ति ने मजाक की बात की गई पर उस पर कोई हंसी ही नहीं आई, तो वो सही तरीके का संप्रेषण नहीं कहलाएगा, क्योंकि जिस उद्देश्य से वो बात की गई है वह उद्देश्य पूर्ण ही नहीं हुआ है। जैसे हंसने वाले या मजाक की बात की गई, तो जब उसमें हंसी ही नहीं आई है तो वो उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, तो वो सही तरीके का संप्रेषण नहीं कहलाएगा, वो संप्रेषण के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इस तरीके से जब समझने योग्य हो जाता है तो उसको संप्रेषण की श्रेणी में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको एकदम फटाफट से आंसर देना है। ये रट्टा मारने वाला ही है, रट्टा अगर रटे हुए हैं आप तो इसका आंसर आसानी से लगा देंगे। और वैसे भी मैं हर वीडियो में आपसे कह चुकी हूँ, हर सेशन में आपसे कह चुकी हूँ, पंचवर्षीय योजनाएँ अच्छे तरीके से आपको कर लेनी है, उससे क्वेश्चन ज़रूर आना है।
तो उससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, तो आपको वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने में कंप्लीट कर लेनी है। और अगर आपने वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया होगा तो ये क्वेश्चन उसका आप आसानी से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में एकदम टफ लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे, हाई लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे। कुछ इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी रहेंगे, कुछ ऐसे हार्ड लेवल के क्वेश्चन रहेंगे जो समझ में नहीं आएंगे, पर उनकी संख्या जो है वो कम ही रहेगी, वो बहुत ही कम आएंगे ऐसे क्वेश्चन जो समझ में नहीं आएंगे। तो उन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो समझ में आ रहे हैं और फटाफट बन रहे हैं उनको सबसे पहले कर लेना है। बाद में जब टाइम बचेगा तो उनको ध्यान देना, उन पर माइंड लगाना। नहीं तो पहले ही उनमें माइंड लगाना शुरू कर दोगे तो आपको सर दुखने लगेगा और आपसे क्वेश्चन भी नहीं बनेगा और आप परेशान हो जाओगे। तो मैं जो बीच बीच में बातें बताती जाती हूँ उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान से सुनना है, ताकि आपको लास्ट में अपने एग्ज़ाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है वह 2012 से 17 तक चली थी, और ये लास्ट में पंचवर्षीय योजना हुई थी। उसके बाद नीति आयोग स्टार्ट हो गया था, यहाँ से योजना आयोग बंद हो गया था, और नीति आयोग जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद आप नीति आयोग से समझते ही होंगे कि उसके बाद से क्या इसकी हिस्ट्री रही है, डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ चुके होंगे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी पंचवर्षीय योजना का ही क्वेश्चन है, एकदम रटने वाला है। जो आपने रटा हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा, आपको बहुत अच्छे से बन जाएगा, वो याद भी रहेगा। तो जो योजना आयोग है उसके पूछ रहे हैं दौरान प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम, और जो नीति आयोग है प्रथम प्रधानमंत्री उस टाइम पर जो बनाया था उन्होंने, वो नरेंद्र मोदी थे। तो योजना आयोग को जो बनाया है, योजनाएं पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं, उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रक्रिया का दूसरा चरण क्या है? विकास प्रक्रिया का दूसरा चरण पूछा जा रहा है, क्या है? लक्ष्य निर्धारण है, आवश्यकता की पहचान करना है, संसाधनों का आकलन। लिखते टाइम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, और मैं जब क्वेश्चंस कराती हूँ तो उसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। तो लिखने टाइम जो भी मिस्टेक रहती है उसको इग्नोर करिएगा आप लोग प्लीज़। तो संसाधनों का आकलन है या फिर विकल्पों पर विचार करना है। तो विकास प्रक्रिया का दूसरा चरण पूछा जाए, तो पहला चरण हो जाएगा विकास प्रक्रिया का आवश्यकता की पहचान। जैसे कि कोई भी नेता है जो विजिट पर गया, उसने देखा कि इस कॉलोनी में नाली बनने की आवश्यकता है, तो पहले उसने वहाँ जाकर विजिट करके आवश्यकता की पहचान की कि आवश्यकता क्या है, यानी यहाँ पर नाली बनवाने की आवश्यकता है। तो आवश्यकता की पहचान करना पहला चरण हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा चरण पूछा जा रहा है, तो दूसरा चरण हो जाएगा लक्ष्य निर्धारण। फिर लक्ष्य को निर्धारित करना है कि किस तरीके से इस आवश्यकता को पूर्ण करना है। तो जो लक्ष्य निर्धारण है वो इसका दूसरा चरण हो जाएगा, और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विकास प्रक्रिया का दूसरा चरण लक्ष्य निर्धारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टेड एड का उदाहरण है? प्रोजेक्टेड एड का उदाहरण पूछा जा रहा है, कौन सा है? हियरिंग एड है, मूवी प्रोजेक्टर है, वाइट बोर्ड है, या फिर फ्लिपकार्ट है। यहाँ फ्लिपचार्ट, सॉरी फ्लिपकार्ट शॉपिंग करते करते फ्लिपकार्ट याद आ गया। फ्लिपचार्ट पूछा जा रहा है, यहाँ पे समझ में ना आए तो मैंने अलग से लिख दिया है। निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टेड ऐड का उदाहरण पूछा है? प्रोजेक्टेड ऐड यानी जो प्रोजेक्ट के द्वारा ऐड किए जाते हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो आप तो क्वेश्चन से ही आंसर इसका लगा सकते हैं कि प्रोजेक्टेड ऐड को एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो मूवी जो प्रोजेक्टर है वो प्रोजेक्टेड ऐड का ही एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूवी प्रोजेक्टर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
फ्रेंड्स, आपको सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। आपसे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं या आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, इजी, मॉडरेट या टफ लेवल के, किस टाइप से आपको ये क्वेश्चन लग रहे हैं आप मुझे बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे मोटिवेशन मिलेगा और आगे की क्वेश्चन लाने में मुझे भी जब पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है तो इंसान और भी ज़्यादा मेहनत या कार्य क्षमता उसकी बढ़ जाती है, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है कि चलिए मेरे काम करने से किसी को तो फ़ायदा हो रहा है। किसी तरीके का मोटिवेशन जब सबको मिलता है, जैसे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे और आप और अच्छे तरीके से पढ़ोगे कि आप कर सकते हो। जैसे कोई कहेगा कि आप ये कर सकते हो, आपको सिर्फ ऐसे ऐसे करते जाना है, तो आप उसको मोटिवेशन के तौर पर लेंगे और आप और भी पढ़ाई अच्छे तरीके से करेंगे। इसी तरीके से हम लोगों के लिए भी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि आपके एक लाइक से, एक थंब प्रेस करने से बनता है। और हम लोगों को भी ये मोटिवेशन मिलता है कि हमारे ये मेहनत करने से आपकी हेल्प हो रही है, तो आपके लिए और भी मेहनत करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो आप लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और उसके ऑप्शंस भी बताती हूँ, तो आप उसका राइट आंसर बताना। पहले आप कमेंट करके ही राइट आंसर पहले से बता दीजिएगा, तो और भी अच्छा लगता है। फिर मैं तो आंसर बताऊँगी ही आपको, तो आप पहले से बता देंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि चलो आप एक अच्छे तरीके से इस क्लास में इन्वॉल्व हो रहे हैं। चलिए, किस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन डिलीवरी सेवा उपलब्ध कराना है? किस योजना, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे एक टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ की गई है, मैं एक आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि कौन सी योजना है। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई एक योजना ऐसी योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार आते हैं, उनको जैसे कि डिलीवरी के टाइम पर आपातकालीन, यानी कि एकदम इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है या डिलीवरी होने ही वाली होती है, महिलाएं परेशान हो जाती हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा दर्द या पेन स्टार्ट हो जाता है, तो आपातकालीन यानी इमरजेंसी डिलीवरी के लिए जो सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, उस योजना के बारे में पूछा गया है। तो वह कौन सी योजना है? जननी सुरक्षा योजना, मंगल दिवस योजना, लाडली लक्ष्मी योजना या फिर कोई नहीं? तो जैसे कि आप इसको ऑप्शन से ही समझ गए होंगे कि डिलीवरी के लिए है, तो जननी सुरक्षा योजना है। जननी किसको बोला जाता है? माता को ही बोला जाता है। जन्म देने वाली को जननी बोला जाता है। तो जननी सुरक्षा योजना के नाम से ही यह योजना स्टार्ट की गई है, जिसमें गरीबी रेखा से जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीबी रेखा के बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं, उनको इमरजेंसी डिलीवरी के लिए जो कि सुविधाएं, यानी कि जो डिलीवरी के लिए वो आती हैं, जननी एक्सप्रेस के नाम से ही आती हैं वो, तो उनको टाइम से भेजना ताकि कोई भी समस्या ना आए, तो इसके लिए जननी सुरक्षा योजना लागू की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में व्यवहार के अलिखित नियम क्या कहलाते हैं? जो समाज में जो व्यवहार किए जाते हैं या फिर जो नियम बनाए जाते हैं वो अलिखित रहते हैं, पर वो नियम बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कानून कहते हैं, मानदंड कहते हैं, मूल्य कहते हैं या फिर प्रतिबंध कहते हैं? तो देखिए, कानून तो एक लिखित तरीके से बनाए गए रूल रेगुलेशन का ही समूह है, तो कानून तो इसमें नहीं आएगा। इसमें मानदंड आएंगे, जो मान लिए जाते हैं, जो समाज के लोगों द्वारा मान्यताएं होती हैं कि ऐसा ऐसा करने तक इसका दायरा यहाँ तक सीमित है, इसको ऐसा करना चाहिए, यहाँ तक ऐसे होना चाहिए। इस तरीके के से जो माने हुए नियम होते हैं, जो समाज द्वारा एक मान्यता प्राप्त होते हैं, जो जिनका कोई लिखित में ब्यौरा नहीं होता है, उनको मानदंड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मानदंड। तो जो समाज में व्यवहार के अलिखित नियम होते हैं, उनको मानदंड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता की भूमिका कौन निभाता है?
जो स्थानीय होते हैं एक स्थान विशेष में नेता होते हैं और नेता या फिर नेतृत्वकर्ता होते हैं, उनकी भूमिका कौन निभाता है? एक शिक्षक निभा सकता है उसकी भूमिका, एक मार्गदर्शक निभा सकता है, या फिर एक प्रशिक्षक निभा सकता है, या फिर सभी। तो बताना है कि जो एक स्थान विशेष होता है जिसका एक कोई लीडर होता है उसकी भूमिका कौन निभा सकता है, यानी वो वहाँ पर लीडर कौन बन सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि चाहे वो एक शिक्षक भी वहाँ पर लीडर बन सकता है, एक विशेष स्थान का जो कोई शिक्षक व्यक्ति भी लीडर बन सकता है, या फिर कोई मार्गदर्शक जो अच्छा मार्गदर्शन देने वाला है वो भी बन सकता है, और प्रशिक्षक जो प्रशिक्षण करने वाला भी वहाँ का लीडर, प्रशिक्षण देने वाला भी वहाँ का लीडर बन सकता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता की भूमिका ये सभी लोग निभा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीवर से फीडबैक प्रेषक को निम्न में मदद करता है। जब जैसे कि सेंडर ने मैसेज भेजा, सेंड किया, और रिसीवर ने वह मैसेज लेकर उसको समझकर उसका फीडबैक सेंडर के पास भेजा, तो सेंडर को प्रेषक कहेंगे हिंदी में, और रिसीवर तो रिसीवर ही लिखा है। तो फीडबैक प्रेषक को वापस भेजा, तो पूछा जा रहा है कि जब रिसीवर द्वारा फीडबैक प्रेषक को या सेंडर को भेजा जाता है तो वह किस में मदद करता है? संदेश को एनकोड करने में। एनकोड करने में क्यों मदद करेगा? एनकोड करके तो रिसीवर ने समझा ही है, तो समझने के बाद उसने फीडबैक दिया है, तो ये तो कोई आंसर नहीं माना जाएगा। और ऑप्शन सी है चैनल चुनना। चैनल का क्या ही मतलब है? चैनल तो प्रेषक यानी सेंडर चुनेगा, जिस मीडियम से, चैनल तो मीडियम होते हैं, जिस मीडियम से उसे मैसेज भेजना है वो मीडियम होगा, तो ये भी नहीं होगा। संदेश को डिकोड करना, एनकोड प्रेषक करेगा, तो और डिकोड रिसीवर करेगा, तो एनकोड प्रेषक ने किया, तो ये भी नहीं होगा। और रिसीवर ने जब डिकोड कर दिया, डिकोड करने के बाद जब वो समझ गया चीज़ें तभी तो उसका फीडबैक भेजेगा, तो डिकोड करना भी इसमें नहीं आएगा। फीडबैक के बाद जो मदद होती है वह है कि यह सुनिश्चित करना कि संदेश समझ में आ गया है। फीडबैक भेजने का मतलब यह माना जाएगा कि संदेश समझ में आ गया होगा तभी तो फीडबैक भेजा, या फिर इस तरीके का भी फीडबैक भेज सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया पर प्रेषक तक कुछ जानकारी तो जाएगी, तो वह उसके लिए मदद करेगा, करने में कारगर सिद्ध होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब फीडबैक भेजा जाता है तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि संदेश समझ में आ गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौखिक संचार का लाभ है? जो मौखिक यानी मुख द्वारा जो संचार किया जाता है उसका लाभ पूछा जा रहा है, कौन सा है? यह तत्काल फीडबैक प्रदान करता है, यह एक स्थायी रिकॉर्ड बनाता है, यह हमेशा स्पष्ट और अस्पष्ट हो सकता है, यह जटिल जानकारी के लिए उपयुक्त है। तो बताना है मौखिक संचार का कौन सा लाभ हो सकता है। मौखिक संचार फ्रेंड्स, इसके लिए स्थायी रिकॉर्ड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, ये स्पष्ट और अस्पष्ट हो सकते हैं, पर लाभ पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो लाभ के लिए, और यह जटिल जानकारी के लिए उपयुक्त है। तो जटिल जानकारी के लिए कहीं उपयुक्त है ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो जटिल जानकारी के लिए उपयुक्त है, ये भी इसके लिए राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा यह तत्काल फीडबैक प्रदान करता है। देखो मौखिक संचार में जैसे कि आपने मेरे से कोई क्वेश्चन किया और मैंने फटाफट उसका आंसर दे दिया सामने ही सामने, क्योंकि मौखिक हो रहा है, आमने सामने संचार हो रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन किया या कोई भी मैसेज दिया और मैंने उसका आंसर दे दिया या फीडबैक दे दिया, तो ये मौखिक संचार का लाभ हो जाएगा। इसमें टाइमिंग या वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, फटाफट डिसीज़न इसका हो जाता है तत्काल में, तो यही लाभ मेन होता है। और वैसे लिखित में जो होते हैं तो पहले सेंडर ने भेजा, रिसीवर ने प्राप्त किया, फिर उसको समझा, फिर फीडबैक दिया, तो इतना टाइम लग जाता है। बाकी मौखिक में तुरंत भेजा, तुरंत उसका आंसर, तो इस तरीके से फीडबैक तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो ये तत्काल फीडबैक प्रदान करता है, यही इसका लाभ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। औद्योगिकरण और तकनीकी उन्नति के साथ जो परिप्रेक्ष्य उभरा है वह है। औद्योगिकरण और जब तकनीकी उन्नति हुई तो उसी के साथ एक परिप्रेक्ष्य उभरा, उसको पूछा जा रहा है क्या कहा जाता है उसको।
तो औद्योगिकरण और तकनीकी उन्नति के साथ ही आधुनिक पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य उभरा, प्रजातांत्रिक या फिर आधुनिक या फिर क्रांतिक। तो बताना है क्रांतिक, तो देखो परिवर्तन के लिए क्रांति आती है तो ये परिवर्तनकारी क्रांतिक होता है। पर यहाँ पे जब औद्योगिकरण और नई तकनीक आई तो आधुनिकीकरण का भी विकास हुआ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आधुनिकता आई, यानी औद्योगिकरण और तकनीकी उन्नति के साथ आधुनिकता आई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संचार के मुख्य कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो जो संचार के मुख्य कार्य हैं उसका सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। शिक्षित करना, संदेश प्रेषित करना, मनोरंजन करना या फिर राजी करना। तो जो संचार के मुख्य कार्य का सबसे अच्छा है वो वर्णन करना है वो है संदेश प्रेषित करना। संदेश प्रेषित करना ही संचार का सबसे, देखो ये शिक्षित करना, राजी करना और मनोरंजन करना ये कोई ऑप्शन इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संदेश प्रेषित करना। संचार में संदेश ही प्रमुख कार्य होता है, संदेश होना ही मेन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर सी लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है, बाकी सी ही लिखा है तो सी आंसर हो जाएगा संदेश प्रेषित करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बताइए अब आपको कैसा लगा आज का सेशन। आपको वीडियो पसंद आया या नहीं, क्योंकि आज का ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। और यहीं पर आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको सेशन पसंद आया, क्वेश्चंस कैसे लगे, इजी, नॉर्मल, मॉडरेट या फिर हाई लेवल के लगे ये भी बताइए। और आपने कितने नंबर गेन कर पाए इसमें, 15 में से कितने नंबर आपके आए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी बताइए। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिले और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो इसी तरीके के और भी वीडियो लेकर मैं आगे भी आपसे मिलती रहूँगी नए सेशन में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड के साथ लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी चैनल से जुड़ सकें और उनकी भी हेल्प हो सके। तो आप अपने तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिए, टाइम बहुत कम बचा है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।